हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमने ना कुछ एमसीक्यूज करने हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो अगर आपको लगता है कि भी मुझे तो एंशियंट बहुत अच्छे से आती है, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन से ढंग से अटेम्प्ट कर लिए, उसमें जो भी ऑप्शंस लिखे हुए थे आपको पता है श्योरिटी के साथ कि भाई ये सही क्यों है, गलत क्यों है, या इसमें कुछ झोल कर रखा है स्टेटमेंट में, तो आपको पता लग जाए तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। तो ऐसे ही ना हम लोग हर रोज कुछ एमसीक्यूज करवाएंगे आप लोगों को, जिससे कि ना आपकी जो रिदम है वो बनी रहेगी। सो दैट आपको ये लगे कि भाई मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ या पढ़ नहीं रही हूँ, मुझे एमसीक्यूज भी आते हैं और उनको टैकल करना भी आता है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो मतलब कि ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन वो आपकी तैयारी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती है तो आपने नोट्स में लिखना है उस चीज़ को, ताकि फ्यूचर में आप ये गलती करने से बच जाए। तो कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए शुरू करेंगे हम अपने पहले एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अब देखो भाई, अशोक का एम्पायर सबसे ज्यादा था इन ऑल द मौर्यन रूलर्स, लेकिन फिर भी ना बहुत सारी चीजें इसमें हमें देखनी है कि अशोक ने कब कलिंग वॉर लड़ा, या फिर कब उसने जो है बैरी घोष से धम्म घोष की स्थापना करी, या फिर उसने एक नया अशोक धम्म इस्टेब्लिश किया। तो ये सब चीजें अपने को अशोक के बारे में पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ पहले उसको हम चंड अशोक कहते थे कि मतलब उसने बहुत सारे जो अपने भाइयों हैं उनकी भी डेथ करवा दी थी थ्रोन पर बैठने के लिए। वो तो बाद में कलिंग वॉर की जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अगर नहीं होता तो आगे आने वाले जो उसने 15-20 साल रूल किया था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर होने वाला था। बट चलो, अच्छी बात है कि वो धम्म शोक में कन्वर्ट हुआ। तो इनके बारे में बताना है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, प्राकृत रिटर्न इन ब्राह्मी वॉज वाइडली यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब यार ऐसी कोई जगह नहीं है पूरे मॉडर्न एम्पायर में जहां पर अशोक के इंस्क्रिप्शंस ना मिले हों, जहां उनके एडिक्ट्स ना हो, चाहे वो मेजर हैं, चाहे वो माइनर हैं, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं। हर जगह पर लिखवाई गई सारी चीजें हैं। कभी कुछ जो है आपने अपनी जनता से संदेश, जनता को संदेश देना है, कभी कोई फरमान जारी करना है, कभी अपनी ही तारीफ करनी है, तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं अशोक के बारे में। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, लैंग्वेज प्राकृत है। प्राकृत वॉज कॉमन लैंग्वेज जो लोग नॉर्मल बोलते थे। तो अगर आपने उनको समझाना है तो ऑब्वियसली आप प्राकृत में ही लिखोगे, तो इसलिए प्राकृत लैंग्वेज उसको यूज किया जाता था इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ब्रह्म स्क्रिप्ट बेसिकली वही है कि ना, इसी से ही आगे आपकी बहुत सारी जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट निकली है, जो काफी सारी रीजनल स्क्रिप्ट भी निकली है। तो ब्रह्मी इज काइंड ऑफ दैट स्क्रिप्ट की एक मदर स्क्रिप्ट के तौर पर काम आती है हमारे। ठीक है, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है इसमें। खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज यूज इन पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब देखो, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था इंडिया का, ये गांधार कंबोज वाला एरिया, यहाँ पे ना बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि अलेक्जेंडर के टाइम पर ही एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि अलेक्जेंडर के बहुत सारे जो लोग थे वो यहीं पर ही रह गए थे। तो यहाँ पे ना ग्रीक इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के टाइम पर ग्रीक सिस्टम था यहाँ पे, लेकिन जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना, ये आपकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी बोली जाती थी। यहाँ पर आपको ग्रीक स्क्रिप्ट मिलेगी, लेकिन खरोष्टी भी मिलेगी। अब ब्रह्म स्क्रिप्ट क्या होती है ना, उसमें हम लैंग्वेज को ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेकिन खरोष्टी एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है। तो यस, खरोष्टी स्क्रिप्ट भी लिखी गई नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तीसरा, ग्रीक एंड अरामिक इंस्क्रिप्शंस, ये हमने बात करी ऑफ अशोक, हैव बीन फाउंड इन दी अफगानिस्तान रीजन। तो इसमें कांधार वाला एरिया, कंबोज वाला एरिया और अफगानिस्तान वाला एरिया में ग्रीक पॉपुलेशन प्रेजेंट थी, क्योंकि अलेक्जेंडर के टाइम से ही वो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इसीलिए जो है बहुत सारी जगहों पर इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में लोगों को कोई संदेश वगैरह दिया गया है। तो ये बात भी हमारी सही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि अशोक इंस्क्रिप्शन क्या ग्रीक लैंग्वेज में है, तो आंसर इज यस। अरेमिक में है तो यस, खरोष्टी में है यस, ब्रह्मी में है यस। कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें अशोक इंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अशोक की इंस्क्रिप्शन नहीं मिली हम लोगों को। तो अच्छी बात ही वैसे तो, बट चलो सिलेबस बड़ा है हमारा। तो द पर्सनल नेम अशोक अकर्स प्रोमिनेंटली इन ऑल हिज मेजर रॉक एडिक्ट्स। इसकी ना टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो बहुत सारी जगहों पर मिली हैं, लेकिन ना बहुत सब में ना अशोक का इस्तेमाल नहीं किया गया है वर्ड का। वहां लिखा गया है देवनाम पिय पियदसी, मतलब देवताओं को प्यारा और लोगों को भी बहुत ज्यादा प्यारा, लोगों के द्वारा प्यार किया जाने वाला, जिससे उनको अफेक्शन है। तो ये नाम जो है आपको मेजरली मिलेगा। अशोक नाम ना बस एक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है एक एडिक्ट में, जो है आपकी मस्की में, कर्नाटक वाले एरिया में। बाकी सब जगह ना आपको जनरली ये वाली देवनाम पेदसी मिलेगी लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस में। और ऐसा भी नहीं कि अगर ऑल आ जाए कि ऑल इंस्क्रिप्शंस में ये सब लिखा हुआ है, तो आंसर इज नो, मेजरली में लिखा हुआ है ये ना। ठीक है, तो ये बात हमारी थोड़ी सी गलत हो जाती है।
तो वैसे तो इंस्क्रिप्शन हर जगह पर है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कि भाई जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं मेजर वाली, फर्स्ट में क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, फिफ्थ में क्या लिखा है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब एमसीक्यूज करेंगे तो एक एमसीक्यू इसमें से बना दूंगी मैं। लेकिन अगर आप इसके आंसर को देखोगे तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कितनी सही है, कौन सी सही है नहीं पूछा हम लोगों ने, कितनी में आपकी पहली 3 रहेंगी सही, सो आंसर विल बी योर ऑप्शन सी ओनली 3। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के पीछे का जो बैकग्राउंड है कि ये सही क्यों है, और इसके अलावा जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए हमें, सो दैट अगर क्वेश्चन इन सेम लाइंस पे ना आए, किसी और लाइन पर आए लेकिन टॉपिक सेम रहे, तो हमारा सही हो जाए वो क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, बताना है हाउ मेनी ऑफ दी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट दिया हुआ है, जो गुप्ता एम्पायर में काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया था। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस। अब यार गांधार वाला एरिया है, ऑब्वियसली अफगानिस्तान से टच हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस मिलना ही मिलना है, अलेक्जेंडर आया है यहाँ पे, तो ग्रीक इन्फ्लुएंस भी आया और ग्रीक से अल्टीमेटली जो है रोमन्स भी आए हैं, तो मतलब दोनों का ही इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्रे शिस्ट या ग्रे सैंडस्टोन आप बोल सकते हैं, तो ग्रे से, जी से ग्रे, जैसे गांधार, इस तरीके से आप याद कर लेना है इसको। बाकी अगर आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करोगे तो इसमें जो बुद्ध के स्कल्पचर्स हैं ना, मेनली बुद्ध स्कल्पचर्स हैं सारे इसमें, और वहाँ पे वेवी हेयर है उनके, हेलो बना हुआ उनके सिर के अराउंड, और बहुत ही मस्कुलर बॉडी है, और जो ड्रेपरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ली हुई है। जो रोमन टोगा है वो भी देखने को मिलेगा आपको बुद्ध के स्कल्पचर में, बहुत ही सैड फेस है, और जो मतलब लाइफ कैसी है को दर्शाता है कि एक्चुअल में लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, है ना। अगर आप सफरिंग से निकलना चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चीज दिखाता है आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो पहला हमारा जो पेयर है वो सही मैच्ड है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें आपके ना सिर्फ और सिर्फ बुद्ध स्कल्पचर्स ही नहीं बल्कि जो अलग अलग आपके जैन स्कल्पचर्स वगैरह है ये सब भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो रेड सैंडस्टोन का बहुत इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज मथुरा के आसपास भरपूर मात्रा में सैंडस्टोन है, वो भी रेड कलर का, तो उसको इस्तेमाल किया गया है। विद इंडिजिनस स्कल्पचरल ट्रेडिशन, इसमें कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली इंडिजिनस है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और जैसे वहां पर बेबी हेयर था और मस्कुलर बॉडी थी ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत ही ऐसे चबी फेस है, बहुत हैप्पी फेस है कि भाई लाइफ चाहे कैसी भी हो, लाइफ अच्छी हो सकती है ना। तो जैसे रोजी रोजी पिक्चर दिखाने के लिए इसको हमने ऐसा बनाया है, बहुत ही ऐसे टमी बाहर है, और जो मतलब कि कोई मस्कुलर बॉडी नहीं है, ऐसे वेन्स नहीं दिख रही जैसे ग्रीक वाले में दिख रही थी, है ना, यहाँ पर ऐसे चर्बी चढ़ी हुई है इनको। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये दिखाता है कि भाई अंत भले का भला है, कि अगर सब कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो पिक्चर अभी बाकी है, तो हम लोग तो इसी में बिलीव कर रहे हैं सारे। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे ना अमरावती वाले में बुद्ध के स्कल्पचर्स नहीं मिले हम लोगों को, यहाँ पे ना जैसे जातक स्टोरीज हैं वो पैनल्स बनाए हुए हैं, तो उनके लिए अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बड़ा फेमस है। डिफरेंट स्तूप भी बनाए हैं हम लोगों ने इसमें, लेकिन जनरली ये पैनल और जातक स्टोरीज जो है कार्विंग्स के लिए जाना जाता है, स्कल्पचर्स के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। क्या ये ब्लैक बसाल्ट स्कल्पचर है ये? तो ब्लैक बसाल्ट यार मतलब कहाँ अमरावती में आपको मिलेगा? ब्लैक बसाल्ट तो ना आपका पाला स्कूल ऑफ आर्ट में है, पाल स्कूल ऑफ आर्ट है ये बंगाल वाले एरिया में, जहाँ पर वज्रयान बहुत फेमस हुआ था। तो उस टाइम पे जो तांत्रिक एक्टिविटीज हो रही थी बुद्धिज्म के विद इन, तो वहां पर आपको ये ब्लैक बसाल्ट के जो डिफरेंट बुद्ध के स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अमरावती वाले में तो आपको जो है लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन से बनी हुई सारी की सारी कार्विंग्स हैं आपके वहां पे, तो ये बात हमारी गलत मैच्ड है। सारनाथ, अब सारनाथ एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने सबसे पहला अपना समन दिया था, तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना बहुत ऐसे क्रीमिश सा बुधा है और बहुत ही पॉलिश्ड स्टोन है, तो काफी ज्यादा इसकी रिच ब्यूटिफिकेशन की गई थी। तो ये सारनाथ में मिले हैं, और सारनाथ में आपको पता ही है कि भाई पहला अगर उपदेश दिया था तो धर्म चक्र मुद्रा में जो बुद्ध हैं वो मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो मल्टीपल बुद्धास वर फाउंड इन दी धर्म चक्र मुद्रा, जिसको हम ऐसे बनाते हैं ना, इस तरीके से व्हील क्रिएट करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई ये एक ऐसा चक्र है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, आपको इससे निकलना है ना। तो ये सारा दिखाने के लिए। सो रिफाइंड बुद्धा इमेजेस हैं, यस, विद स्मूथ मॉडलिंग, यस, एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। यहाँ पर बहुत अच्छे ध्यान मुद्रा में बुद्ध को बैठाया गया है कि भाई बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है, बढ़िया हुआ था जो हुआ था, जो बढ़िया होगा जो आगे होगा, तो वो एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं बुद्ध। तो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में है, क्योंकि यहाँ पर पहला उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश कब दिया था? जब एनलाइटमेंट अचीव ऑलरेडी हो चुकी थी,
तो ऑब्वियसली अब उनके चेहरे पे स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन ही आएगा। वो पर्सन जिसके पास स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन नहीं है, वो तो वो होगा ना जिसको भी एनलाइटमेंट अचीव ही नहीं हुई है। तो इसीलिए तो यस, ये भी आपका सही मैच्ड है। पूछा है कितने सही मैच्ड है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, ओनली 3। तो या तो आ जाए 1 2 3 में, या फिर आ जाए कितने सही है, तो तीनों पता होने चाहिए हमें। और तो ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्कूल ऑफ आर्ट तो यार बुद्ध के, गांधार, मथुरा, अमरावती। थोड़ा बहुत सारनाथ वाला भी है गुप्त एम्पायर के टाइम का, लेकिन इसके अलावा और तो और कुछ नहीं है। तो अपने को पता है कि भाई क्या सिस्टम से अपने को याद करना है ये, है ना। तो ये सारा, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध की बहुत सैड इमेज दिखाई गई है ना, तो वहां पे जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह बढ़ी हुई है, क्योंकि अब इंसान अगर दुखी है तो दाढ़ी मूछ थोड़े काटने बैठेगा यार अपनी। अब वो मथुरा वाले में से क्लीन शेव और हैप्पी फेस है कि भाई दुनिया में जितना भी दुख हो दाढ़ी बनानी जरूरी है। तो ये सारा सब कुछ वो दिखाते हैं। तो इसको कुछ याद करने के अपने तरीके से ढूंढने हैं, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रह जाए। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर दी फॉलोइंग सिंबल्स: एम्प्टी थ्रोन, बोधि ट्री, फुटप्रिंट्स, धर्म चक्र, राइडरलेस हॉर्स। Which of the above could be used in the early Buddhist art to represent the Buddha and important events of his life without portraying him एंथ्रोपोमॉर्फिकली? या फिर मतलब एनिकॉनिज्म था यहाँ पे कि बुद्ध को हमने उनकी मूर्ति के रूप में नहीं दर्शाया है, बल्कि उनके सिंबल्स के तौर पे दर्शाया है। और ये हम बात कर रहे हैं अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट की, जो कि हीनयान से प्रभावित थी। तो हीनयान वाली स्टार्टिंग वाली थी जहां पर हम सिंबल्स को बना रहे थे। यहाँ पर ये बुद्ध को समझते हैं कि वो ह्यूमन ही थे। उन्होंने अपने आप को इतना मेडिटेशन में इतना ज्यादा मतलब डीपली घुसा दिया कि भाई वो एनलाइटनमेंट अचीव हो गई उनको। धीरे धीरे लेकिन आया महायान कि हम लोगों ने बुद्ध को इंसान समझना बंद कर दिया, हमने बुद्ध को भगवान बना दिया, जिसके चक्कर में वो हमेशा लड़ते रहे कि भाई मुझे भगवान मत बनाना, आइडल वर्शिप नहीं करनी है। वो ही हम लोगों ने उनके साथ कर दिया। तो महायान में ना बुद्ध के स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। तो सिंबल वर्शिप आपकी हीनयान में ही है। महायान में तो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है कि भाई अगर आप एनलाइटमेंट अचीव कर चुके हैं तो आप दूसरों की हेल्प करके जाओ। यहाँ पे अपनी एनलाइटमेंट को एक स्टेप पीछे रोक लो। आपको एनलाइटमेंट अचीव अगर हो जाएगी तो यू वोंट बी एबल टू हेल्प एनीबडी। तो आप जो है अपना काम खत्म करके जाओ, यहाँ पे लोगों को सिखा के जाओ दैट हाउ यू कैन अचीव योर एनलाइटनमेंट। तो हीनयान में ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं। एम्प्टी थ्रोन मतलब कि जो है बुद्ध की प्रेजेंस है ना होते हुए भी, तो ना तो सीट्स दिखाते हैं ये। बोधि ट्री ये दिखाता है कि बहुत ही एनलाइटनमेंट अचीव हुआ है, क्योंकि बोध गया में जो डियर पार्क था वहां पर इनको ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट का अचीवमेंट हुआ था। सो ये दिखाता है उनके उस सिस्टम को, एनलाइटनमेंट अचीवमेंट को। फुटप्रिंट जिन्हें हम बुद्ध पद भी कहते हैं कि बुद्ध की प्रेजेंस है यहाँ पे, है ना। भले ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी बुद्ध हमारे बीच में प्रेजेंट है। इसके अलावा धर्म चक्र है कि अभी फर्स्ट सरमन दिया है, पहला उपदेश दिया है आपने लोगों को, ठीक है। तो ये सारनाथ में अगर ये हुआ था तो उसको दर्शाता है ये। राइडरलेस हॉर्स जो कि आपकी ये महाभिनिष्क्रमण को दर्शाता है कि बुद्ध जो है अपने घर को छोड़ के जा चुके हैं, और इनके घोड़े का नाम था कंथक, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सारे ही सिंबल्स ये दिखाते हैं कि जो बुद्ध हैं उनको हम लोगों ने ह्यूमन फॉर्म में नहीं पूजना है, बल्कि सिंबॉलिक फॉर्म में पूजना है। तो यस, पांचों ही सही हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो इसके अलावा अगर और कोई भी सिंबल है, जैसे लोटस सिंबल है जो उनके बर्थ को दर्शाता है ना, तो ये सारे सिंबल्स पे क्वेश्चन जनरली आते हैं हमारे। तो ये एम्प्टी थ्रोन, एम्प्टी सीट, बोधि ट्री, ये सब काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके अलावा बुद्ध के जो 4 सारे इंपॉर्टेंट जगहें हैं कि जहाँ उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट अचीव हुई थी बोध गया में, जहाँ पर उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था सारनाथ में, और लास्ट में जहाँ उनकी डेथ हुई थी कपिलवस्तु में, है ना, कुशीनगर में, है ना। तो ये सारे जो आपके चारों की चारों जगह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पूरा बुद्धिस्ट सर्किट भी डेवलप किया हुआ है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुरजाहोम। बुरजाहोम जो है आपकी एक बहुत ही पुरानी स्टोन एज की साइट है, न्यूलिथिक साइट है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज लोकेटेड इन दी कश्मीर वैली, बिल्कुल सही है। पिट ड्वेलिंग्स आर एन इंपॉर्टेंट फीचर एसोसिएटेड विद इट्स न्यूलिथिक फेज। अब यार जम्मू कश्मीर में है तो बहुत ठंड पड़ती है, तो जब ठंड पड़ेगी, जिसको हम चिलिया कला भी कहते हैं ना, कि भाई 40 दिन की इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है यहाँ पे कि अनबियरेबल है वो। तो पिट ड्वेलिंग्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ना दीवारें नहीं खड़ी की गई हैं, बल्कि गड्ढे बनाए गए हैं, और
जमीन को एज अ दीवार इस्तेमाल किया गया है सो दैट कोल्ड विंड से बचा जा सके, वार्मथ इस्टेब्लिश की जा सके पूरे घर में। तो यस, पिट ड्वेलिंग जो है यहाँ पे की जाती थी विद इट्स न्यूलिथिक फेज। आर्कोलॉजिस्ट हैव रिकवर्ड एनिमल बरियल्स इंक्लूडिंग डॉग्स। बुरज़ाहम में सबसे पहली बार मिला था कि भाई जो एक एनिमल है, जो डॉग है, उसको बरी किया गया है विद अ ह्यूमन। तो ये दिखाता है कि भाई काफी ज्यादा जो है एक सोशल बॉन्डिंग थी विद द एनिमल्स एज वेल। ठीक है, एनिमल बरियल प्रैक्टिसेस एट द साइट प्रूव दैट इनहैबिटेंट्स प्रैक्टिस्ड वैदिक एनिमल सैक्रिफाइस। देखो यार, अब हमें सिर्फ ना बरियल मिला है, वो क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है वी डोंट नो दैट। तो ये क्या ये वैदिक रिचुअल का सिस्टम था या फिर ये प्यार भरी दोस्ती थी, क्या था ये वी डोंट नो। तो इसीलिए हम फॉर श्योर नहीं बोल सकते हैं दैट एनिमल बरियल प्रूव्ड दैट। इसीलिए आपकी स्टेटमेंट जो है गलत होगी, आपकी सिर्फ पहली 3 स्टेटमेंट सही होंगी। तो अगर पूछा जाए हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, तो आंसर विल बी योर सी, ओनली 3। ठीक है, तो न्यूलिथिक साइट्स पे से क्वेश्चन आता है, उनके जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपने अज्यूम कुछ नहीं करना है कि इसका मतलब ये होगा। ओके, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू संगम एज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। संगम एज है आपकी 3rd सेंचुरी 300 BCE से लेकर 300 AD तक, 600 साल तक का आपका ये एक पीरियड है जो संगम एज के नाम से जाना जाता है। विद रेफरेंस टू संगम एज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तोलकापियम, जो कि तोलकापियर ने लिखी थी, इज एन अर्ली तमिल वर्क डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स। बिल्कुल सही बात है, तमिल ग्रामर को समझने के लिए, लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए जो तोलकापियम है वो लिखी गई थी। संगम एज में ना बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, बहुत ही यहाँ पे ना जिक्र है अलग अलग किंगडम्स का, चाहे चोल है, चाहे चेरा है, चाहे पांड्याज है, तो उनका ना बहुत ऐसा रेफरेंस मिलता है। इसलिए संगम एज के जो लिटरेचर है उससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि भाई किस टाइम पर कहाँ राजा कौन सा हुआ करता था। ठीक है, तो बस एक रेफरेंस है, बहुत ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज नहीं लिखा हुआ है कि इसके बाद ये राजा आया उसके बाद वो राजा आया। पत्तिनापलाई कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द चोल पोर्ट सिटी ऑफ कावेरी पट्टनम। देखो, चोल, चेर, पांड्या तीनों ही इसमें मेंशन थे, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट था वो कावेरी पट्टनम था। तो ये पत्तिनापलाई में लिखा हुआ है कि ये पोर्ट है जहां से ईस्ट कोस्ट पे काफी ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, बहुत ज्यादा जो कॉइन्स वगैरह हैं वो मिले हैं बाहर के देशों के भी यहाँ पे। मुजिरिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट एसोसिएटेड विद द चेर के रीजन एंड ओवरसीज ट्रेड। ये तो अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है मुजिरिस पोर्ट। तो ये केरल में प्रेजेंट है, तो केरल वाले एरिया में ही चेर रहते थे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ना यहाँ पे रोमन्स के जो डिफरेंट कॉइन्स हैं वो मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पाइसेस का, पर्ल्स का, इन सब का भी ट्रेड होता था, तो वो सब भी एविडेंस है हमारे पास इसमें। तो कोरकई वॉज प्राइमरली ए चोला पोर्ट लोकेटेड नियर कावेरी डेल्टा। अब जो ये कोरकई पोर्ट है ये आपका अच्छा पोर्ट तो था, यहाँ पर भी रोमन से ट्रेड होता था, लेकिन वो चोलों का नहीं था, ये पांड्यास का था। तो ये बात ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पूछा गया है आपसे कितनी स्टेटमेंट सही है इसमें, तो आंसर रहेगा आपका सी, ओनली 3। तो संगम एज के डिफरेंट लिटरेचर कौन कौन से हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं या जो माइनर पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो पोइट्स के नाम अपने को समझ में आते हैं, शिल्प दिगारम, मणि मेकलाई, है ना, जीवक चिंतामणि, ये किसने लिखे हैं, इनका क्या मकसद है, किसकी कहानी है, साथ में कन्नगी कल्ट क्या है, ये सब चीज़ें जो है आपको संगम एज में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप भी हिस्ट्री या फिर कोई और सब्जेक्ट या पूरा फाउंडेशन जीएस का करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन कोर्स। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है या फिर कोई भी आपको लगता है कि यार डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट भी कर सकते हो और आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मेल लिख सकते हो इस मेल नंबर पे, मेल आईडी पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस को भी लेकर आते रहेंगे आपके साथ, और अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज क्यों सही हुए हैं ये पता होना चाहिए, एमसीक्यूज क्यों गलत हुए ये पता होना चाहिए। एक बार इसकी हैबिट हम लोगों को लग गई कि दिन में हमने 5-7 एमसीक्यूज कर लिए हैं अच्छे से, रिविजन भी हमारी हो गई है, तो हमारी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे फेज में पहुँच जाती है। कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉमेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।